हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज आपको प्रथम वर्ष कला इतिहास के प्रश्न पत्र द्वितीय के टॉपिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के बारे में बतलाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बतलाया था। आज हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का समय है 1210 से 1236 तक। जैसा कि हम जानते हैं कि इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन कोई फूलों की सेज नहीं था। राज असंगठित था। न्याय व्यवस्था, भूमि प्रबंध, नागरिक शासन आदि सभी शिथिल अवस्था में थे। शासन प्रबंध का कार्य मुख्यतः तुर्क सरदारों के हाथ में था, जो राजपूत राजाओं और सामंतों के समान राज्य विरोधी थे। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के बहुत से सरदार भी उसके समय में थे, जो कि उसके विरोधी थे। वे राज्य पर स्वयं का अधिकार समझते थे। इनमें याल्दूज प्रमुख था। इल्तुतमिश के स्थान पर वे चाहते थे कि प्राचीन राजवंश के किसी राज परिवार के सदस्य को राजगद्दी पर बिठाया जाए। नासुरुद्दीन कुबीचा, ताजुद्दीन याल्दोज आदि ने उसका बड़ा विरोध किया और ये सभी दिल्ली सिंहासन पर अपनी नज़र जमाए हुए थे। केंद्र सरकार भी दुर्बल थी। पंजाब, बंगाल, बिहार इत्यादि दिल्ली के विरोधी थे। राजपूत सरदार थे, वे पुनः स्वतंत्र होना चाहते थे। हालांकि कुछ राजपूत शासकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था, परंतु वे चाहते थे कि वे स्वतंत्र हो जाएं। जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर के राजा पुनः स्वतंत्र हो भी गए थे, तो ये भी एक गंभीर संकट था। सबसे महत्वपूर्ण थी उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। मंगोल आक्रमणकारियों से पराजित होकर ख्वारिज्म का शाह जलालुद्दीन मकबरनी ने भागकर भारत में सिंधु नदी के किनारे आकर शरण ली। उसने इल्तुतमिश से प्रार्थना की कि उसे सहायता दे, परंतु इससे इल्तुतमिश के लिए एक राजनीतिक संकट उपस्थित हो गया था, क्योंकि उससे ये भय हुआ कि कहीं चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल भारत पर आक्रमण नहीं करते। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी जिनका सामना इल्तुतमिश को करना पड़ा, और इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का बखूबी निपटारा किया, उनको फेस किया। इसलिए उसे भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या क्या थी? सबसे पहले उसने अमीरों का दमन किया। वे अमीर जो उसके विरोधी थे, कई सरदारों को मौत के घाट उतार दिया और शेष ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1215 में गजनी के शासक ताजुद्दीन याल्दोज को उसने परास्त किया। 1217 से 1227 तक उसने कुबेचा का दमन किया और कुबेचा की मृत्यु के बाद मुल्तान व कच्छ को दिल्ली साम्राज्य में उसने मिला लिया। मंगोलों से उसने दिल्ली की रक्षा की। उसने ख्वारिज्म के शाह के दूतों को राजद्रोह के अपराध में मरवा डाला और ख्वारिज्म के शाह को उत्तर देकर टाल दिया कि दिल्ली साम्राज्य में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जिसकी जलवायु उसके अनुकूल हो। ख्वारिज्म का शाह जलालुद्दीन कुछ समय बाद घूम फिर कर इधर उधर भटक कर वापस चला गया
और मंगोल भी भारत की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस प्रकार अपनी दूरदर्शिता से उसने दिल्ली सल्तनत पर आए दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के खतरे से बचा लिया। उसने बंगाल के खलजी सरदारों का दमन किया। राजपूत राजाओं का दमन किया। 1227 में उसने मंडोर पर अधिकार किया। सर्वप्रथम रणथंभौर के राजा वीर नारायण को पराजित कर किले पर अधिकार कर लिया। 1228-29 में उसने जालौर के शासक उदय सिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसके पश्चात इसने बयाना नागौर पर भी अधिकार कर लिया। उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया 1231 में, और उसके बाद मालवा पर चढ़ाई की। उज्जैन में उसने महाकाल के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर समेत अनेक देव स्थानों को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दोआब में उसने हिंदुओं का दमन किया। बदायूं, कन्नौज, कटेहर, बहराइच आदि को उसने दोबारा से जीत लिया। अवध में तुर्की सत्ता की उसने स्थापना की। इस प्रकार उसने राजपूत जो उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे उनका दमन किया। 1228 में उसने खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त किया। खलीफा ने उसको अमीरुल मोमिन की उपाधि प्रदान की और अपने दूत द्वारा उसे खिल्लत या पोशाक भी भेजी। खलीफा द्वारा प्रदान किए गए इस सम्मान ने इल्तुतमिश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को दृढ़ बना दिया। इल्तुतमिश द्वारा मजबूती के साथ किए गए युद्ध, खलीफा से प्राप्त उपाधि के कारण राजनीतिक और सामाजिक स्थिति उसकी मजबूत हो गई। उससे सल्तनत को स्थायित्व प्राप्त हुआ। अतः अनेक इतिहासकार इल्तुतमिश को ही सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश द्वारा सल्तनत को दृढ़ करने के कुछ कार्य किए गए। सर्वप्रथम उसने 40 गुलामों के दल का गठन किया और उन्हें राज्य के भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्त कर दिया। उन्होंने विपत्ति काल में उसको धोखा नहीं दिया। याल्दूज, कुबेचा तथा अन्य ने शत्रुओं से लड़ते समय देश में शांति व्यवस्था बनाए रखी। इस प्रकार सुल्तान की बहुमूल्य सेवा की। इल्तुतमिश ने सजातीय तुर्कों को उन पर्वतीय और जंगली क्षेत्रों में बसा दिया जहाँ लगातार स्थानीय विद्रोह हुआ करते थे। खोखर और दोआब के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्रोहों पर नियंत्रण वह इसी कारण कर सका। उसने इक्ताओं का गठन किया, जागीर प्रणाली अपनाई। वह विजित प्रदेशों पर नियंत्रण रखना, भारतीय सामंतशाही संस्थाओं का अंत करना चाहता था। बड़ी इक्ताएं बड़े अधिकारियों को दी जाती थी। उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखेंगे, संकट के समय सुल्तान को सैनिक सहायता देंगे। उसने दोआब में 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए। इसके फलस्वरूप उसने इस प्रदेश पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने महल के दरवाजे पर संगमरमर के 2 शेर ऊंची चौकियों पर स्थापित किए हुए थे और वहाँ एक जंजीर लटकी रहती थी जिसमें एक घंटा लटकता था। उसे कोई भी बजा सकता था। सुल्तान उसकी प्रार्थना को ध्यान से सुनता था, दुखी व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करता था। ऐसा इब्न बतूता ने कहा है। दिन के समय लाल वस्त्र पहनकर दरबार में उपस्थित होने वाले को फरियादी माना जाता था और उसकी शिकायतों को दूर
करने का प्रयास किया जाता था। उसने दिल्ली शहर में अनेक काजी नियुक्त किए। साम्राज्य के प्रमुख नगरों में अमीरदाद नामक न्यायाधीश नियुक्त कर रखे थे। उसने नए सिक्के का प्रचलन किया। ये अरबी ढंग के सिक्के थे। उसके शासनकाल में प्रचलित चांदी का टका और तांबे का जीतर शताब्दियों तक भारतीय मुद्रा प्रणाली की आधारशिला बना रहा। उसका चांदी के टके का वजन 175 ग्राम था। उस पर अरबी भाषा में लेख था। इन सिक्कों के प्रचलन से सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब है इल्तुतमिश का चरित्र कैसा था। एक मानव के रूप में वो एक गुणवान व्यक्ति था। उसमें साहस, योग्यता, दूरदर्शिता के गुण थे। उसने प्रारंभिक कठिनाइयों का बड़े साहस के साथ में सामना किया था। वो वीर योद्धा था, कुशल सेनापति था। अपनी उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा से उसने विरोधियों याल्दूस तथा कुबेचा जैसे तुर्की सरदारों का दमन किया था। अपने युद्धों और विजयों से भारत में तुर्की सत्ता उसने दृढ़ कर दी, स्थायी बना दी और दिल्ली में सैनिक राजतंत्र की नींव डाली थी। वो एक कुशल प्रशासक भी था। उसने एकता नामक शासकीय इकाई को शासन पद्धति का मूल आधार बना दिया। हिंदू कर्मचारियों के सहयोग से राजकीय आय व्यय तथा भूमि कर का उचित प्रबंधन उसने किया। शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसने 40 अमीरों का गुट बनाया। उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर काफ़ी उत्तरदायित्व उसने सौंप दिए थे। आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उसने अरबी सिक्कों का प्रचलन किया। इस प्रकार प्रशासकीय कार्यों से अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। वह एक योग्य राजनीतिज्ञ भी था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उसने अपनी कूटनीतिकता से अपने राज्य को मंगोलों के आक्रमण से बचाया और अपने शत्रुओं से निपटने बगदाद के लिए और बगदाद के लिए उसने बगदाद के खलीफा के प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया और उसे प्राप्त भी कर लिया। ये उसकी कूटनीतिक योग्यता का परिचय देता है। इल्तुतमिश विद्वानों का आदर करता था। मध्य एशिया से भागकर आए अनेक विद्वानों को इल्तुतमिश ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। मिन्हाज सिराज, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उसकी कोर्ट में थे। उसने दिल्ली में अनेक मदरसों, मस्जिदों, इमारतों का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ की गई कुतुब मीनार का निर्माण भी उसके द्वारा पूरा कराया गया। निजामी के अनुसार दिल्ली उस समय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई थी। वह एक धर्मपरायण व्यक्ति था, नियमानुसार नमाज पढ़ता था, सूफियों और संतों की संगति में टाइम व्यतीत करता था, परंतु हिंदुओं के प्रति उसने कठोर नीति का ही पालन किया। हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा, जिसमें उज्जैन और भिलसा के प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल हैं। फिर भी उसे उसकी उपलब्धियों के कारण भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके पहले
किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारियों को उसके बराबर की सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इल्तुतमिश ने अपने साहस, सूझबूझ और सैनिक योग्यता से न केवल राज्य को वरन सारे भारतवर्ष को आंतरिक और बाह्य संकटों से बचाया था। बंगाल विद्रोह को दबाया, यालदूज और कुबेचा जैसे शक्तिशाली तुर्कों का दमन किया, राज्य में शांति और व्यवस्था कायम की, चांदी और तांबे के नए सिक्के चलाए, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया, चहलगानी या 40 अमीरों के दल का गठन किया और खलीफा ने उसकी उपलब्धियों को देखकर ही उसे मान्यता भी दे दी। A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि इन्हीं ठोस सफलताओं के कारण इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वास्तविक सुल्तान था। निजामी के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में केवल आकृति बनाई थी, परंतु इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया था। आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। उपरोक्त मतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि इल्तुतमिश का स्थान इतिहास में बहुत ऊंचा है। 13वीं शताब्दी के साम्राज्य निर्माताओं में वह एक विशिष्ट स्थान रखता है। थैंक यू वेरी मच।